कितना होगा? लो, चलिए पैर ठुक गया। ओके, यदि एक जलीय, देखो जलीय विलयन की मोललता 0.1 है। अब जलीय विलयन की मोललता है तो जल का केबी भी तो निकालना पड़ेगा। यदि एक जलीय विलयन की मोललता 0.1 है, 1 मोलल है, 0.1 मोलल है, तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, यानी कि डेल्टा टी भी यहां से पूछ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी गुणा मोललता होता है। के बी गुणा क्या होता है? मोललता होता है। तो अगर मैं डेल्टा टी बी निकालना चाहूं तो के बी का मान जल के लिए कितना होगा? 0.52 होगा। और मोललता का मान कितना है? 0.1 है। 0.1 है। जब मैं इसमें गुणा करूंगा 0.1 की तो आ जाएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस। तो 0.052 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लो जी सरकार, इसका आंसर निकल कर आ गया है सीधा सीधा। अब इसका एक भाई भी तो है। कौन सा भाई? हिमांक का अवनमन। इसका एक भाई भी है हिमांक का अवनमन। ये थोड़ा सा मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए कि किस तरीके से हमें करना है। तो हिमांक का अवनमन इसका भाई। ओहो, सब कुछ फोटोकॉपी है। बी की जगह एफ लगा दो। बी की जगह क्या लगा दो? एफ लगा दो। हिमांक का अवनमन। तो देखो, किसी विलायक में विलय की मात्रा मिलाने पर विलयन का हिमांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ने लगे। फैन टीवी पर बस गाने सुनो और शॉर्ट वीडियो देखो, पेमेंट सी। ओहो, बच्चे तगड़े तगड़े वाले हैं। चलो हम भी देखते हैं। बताओ, किसी विलायक में विलय की मात्रा मिलाने पर विलयन का हिमांक क्या हो जाता है? और जो भी बच्चे न्यू बच्चे हैं, यहाँ पर नए बच्चे यहाँ पर पहली बार इसमें आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब लगातार सारे जो विलयन चैप्टर के बाद जो दूसरे चैप्टर्स बचेंगे केमिस्ट्री के, उनकी सबकी वन शॉट में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वन शॉट आपको प्रॉपर मिलेगी, आपको हर एक क्लासेस यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होना। RW ट्यूशन क्लासेस को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी जॉब से रिलेटेड या कोई भी कोर्स से रिलेटेड आगे आपको क्या करना है, सब कुछ मैं यानी कि अविनाश विश्वकर्मा मैं आपको बताता रहूंगा। आपका सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स भी, मैथ भी, आपका जो भी हिंदी इंग्लिश, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में मिलेगा। टेंशन मत लेना। अगर आपको किसी बैच से इनरोल होना है तो हमारा टॉपर्स 2.0 बैच है। आप रोजगार विदंकित ऐप पर जाकर उस बैच को ले सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है, टाइम टेबल के साथ, PDF क्लास नोट्स के साथ, सब कुछ उसमें आपको मिलता है। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा? विलयन का हिमांक कम, विलयन का हिमांक कम हो जाता है। जैसे डेल्टा TF बराबर, ये बराबर है डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, यानी कि ये T0F क्या है? जल यानी कि विलायक, विलायक का हिमांक ये हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप इसमें कुछ मिला दोगे तो आगे जो भी बनेगा उसका हिमांक घट जाएगा। तो T0F माइनस TF। अब इसका उल्टा कर देंगे, विलयन का हिमांक, ये याद रखना, T0F माइनस TF होता है, यानी कि पानी का हिमांक पहले, उसके बाद मिलाने के बाद जो बनेगा उसका हिमांक। ठीक, डेल्टा TF सीधा समानुपाती होता मोललता का, सब कुछ वही है। डेल्टा TF बराबर होगा, डेल्टा TF बराबर होगा KF। बस B की जगह पर F लगा दो। जहां पर KF को क्या कहा जाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। B की जगह F लगा देना है, B की जगह F लगा देना है। तो यहां KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है। जल के लिए KF का मान बता सकता है कोई बच्चा? अगर किसी को क्लियर है तो। KB का मान सब कुछ वैसे ही है, B की जगह F लगा देना है और इसको पलट देना है बस। देखो चुटकी बजाते ही निकल कर आ गया। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा TF बराबर KF, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, गुणा WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB। बस KF का मान पता लगा लो, सब कुछ वैसा हो जाएगा। जल के लिए KF का मान होता है 1000 ग्राम के लिए
1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या इसका कोई न्यूमेरिकल हमें करना चाहिए? देख लो भैया, बर्फ है, अगर हम बर्फ लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी होती है और जमती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ मिला दिया ये अब माइनस में जमेगी। और एक मैं बात बताऊं, किस किस बच्चे ने वो संतरे वाली आइसक्रीम खाई है, बर्फ वाली? जल्दी से हाथ उठाओ। और ऐसा कोई सा बच्चा है जिसने आइसक्रीम नहीं खाई है तो समझ जाना वो युगांडा से है, अफ्रीका से आया वो बच्चा। किस किस बच्चे ने वो संतरे और आम वाली वो जो बर्फ वाली आइसक्रीम होती है खाई है? बर्फ वाली पूछ रहा हूँ, वो वाली नहीं, वो तो महंगे बच्चे खाते हैं, चॉकलेट वॉकलेट वाली, वो ना पता मुझे, वो जो वनीला सनीला पता ना उसके ऊपर कौन कौन, वो अलग है। हम तो देसी ठर्रे आइसक्रीम वाले, वही आइसक्रीम खाकर ही नशा कर लेते हैं कुछ बच्चे तो एकदम आइसक्रीम, अरे हाँ मजा आ गया, ऐसा लगता है जैसे दारू पी ली हो। ठीक, अब वो आइसक्रीम को लेना, वो जो गांव में बिकते हैं, पू 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 पू, आए लो जी भैया, बच्चों को निकाल के दे दी, लाल हरी पीली सी होती है। उस आइसक्रीम में कभी कभी ना हल्का हल्का नमक नमक सा लगता है। अब देखो, मीठा तो उसमें डाला है, अच्छी बात है, अभी मैं बताऊंगा सारा कॉन्सेप्ट। हल्का हल्का कुछ कुछ नमक नमक सा लगता है कभी कभी, किसने करा हो, देखा हो, खाई हो तो, है ना? हल्का हल्का कुछ नमक नमक सा नहीं भी हो रहा, फिर भी उन्होंने पानी के अंदर फ्लेवर डाला है, पानी के अंदर वो डाला है, मीठापन डाला है। इसका सोच के देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ बर्फ को ठंडा करते तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती, 0 से -1-2 तक बन जाती बर्फ। उस बर्फ को बाहर लेकर आए तो जल्दी पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 से प्लस तक आना बड़ा आसान है, प्लस जैसे आई पिघल गई बर्फ। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर फ्लेवर और ये सारी चीजें डाली, थोड़ी सी हल्का चुटकी भर नमक ऐसे डाल दिया, तो उसका जो हिमांक है वो किस में चला जाता है? माइनस की तरफ चला जाता है। अब माइनस से प्लस तक आने में उस बर्फ को पिघलाना बहुत मुश्किल काम है। यानी जो आइसक्रीम जो बेचते हैं वो बहुत जल्दी नहीं पिघलती, लेकिन जो नॉर्मल बर्फ होती है वो बहुत जल्दी पिघल जाती है। ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। इसी वजह से कुछ चीज मिला दी जाती है कि उसको माइनस में पहुंचा दें, माइनस में ले जाकर उसको जमा दें, तो उसको पिघलने में टाइम लगेगा। इसी वजह से आइसक्रीम जल्दी से पिघलती नहीं है और छोटे छोटे बच्चे बड़े आराम से उसका लाभ उठाते हैं, है ना? अब लाभ तो नहीं उठा सकते क्योंकि आइसक्रीम ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती, गंदा होता है आइसक्रीम, गंदा। चलो जी, इस वाले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। 5% सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है? C12 H22 O11। इसके बाद फिर हम करेंगे परासरण दाब और फिर हम करेंगे वांट हाफ गुणांक, और ये चैप्टर आपका पूरा 1 शॉट क्लियर, एक साथ दम लगाकर हिस्सा वाली बात। तो 5% सुक्रोज दे रखा है का जलीय विलयन का हिमांक अवनमन क्या होगा? डेल्टा TF क्या होगा? यानी कि हिमांक में कितनी कमी आएगी। अब ये प्रतिशत वाला तो मैंने आपको बताया था कि WAWB क्या मानकर चलोगे, WAWB क्या मानकर चलोगे, ये तो प्रतिशत वाला बताए थे ना हम। तो यहां पर जरा देखना, जब भी प्रतिशत दिया हो तो WA उतना ही होता है जितना प्रतिशत दिया हो, और WB होता है बचा वाला। बचा वाला कितना है? 95 है बचा वाला। अब देखो प्रतिशत किसका है? सुक्रोज का। तो सुक्रोज का अणु भार हम निकालेंगे, अणु भार बताओ भैया, MA कितना होगा? क्योंकि हमें मोललता निकालनी है। चीनी का अणु भार होता है 342, चीनी का अणु भार 342। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रैक्टिकल का क्वेश्चन वाइवा, चीनी का बताओ, ग्लूकोज का अणु भार बताओ। 342 याद रखना, जितना परसेंटेज उसी का अणु भार लिखा जाता है। अच्छा, आप मुझे बताना KF का मान कितना होगा, क्योंकि यहां पर जल ले रखा है। तो KF का मान जल के लिए 1.86 होता है। उठाकर लपेट दो, किसने मना किया है? डेल्टा TF बराबर KF गुणा मोललता के लिए WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल अच्छा है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी, इट मीन्स योर न्यूमेरिकल इज सो मच परफेक्टफुल। Spin to unlock BGMI's exclusive Tiger set with 20% off UC only for Google Play Point members.
सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपकी कमेंट एक बार देखता हूं। वेस्ट बंगाल से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मुझे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है, तो मुझे कौन सी जगह से कोचिंग लेना चाहिए, आप बताएं तो बहुत। देखो बेटा, वेस्ट बंगाल का तो जो लैंग्वेज है बंगाली होती है। अभी जो बंगाली में हमारी जो बुक्स हैं वो एसएससी जीडी की है, और स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप पूरा सिविल देखें यूपीएससी, तो आप कर सकते हो कहीं से भी, दुनिया भर की है। लेकिन स्टेट में आपको स्टेट का वो देखना पड़ेगा कि स्टेट में अच्छा पढ़ा कौन रहा है। ठीक है, तो यूपी के लिए भी जैसे एसडीएम बनते हैं, ऐसे ही वेस्ट बंगाल के लिए होता है। तो आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में कौन कोचिंग अच्छा करवा रहा है अभी, क्योंकि हम उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे फिलहाल। अभी फिलहाल आगे चलकर हम उतारेंगे भी, भविष्य में होगा। ठीक है, चलिए, ओके जी, ठीक है सरकार। आगे से भी बच्चे, लो जी, ये हो गया। अब मैं डेल्टा टीएफ निकाल लूंगा, तो केएफ की वैल्यू रखूंगा 1.86, तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा 5 गुणा 1000, एम ए कितना हो जाएगा 342, और डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 95। इसको काट दो और मुझे आंसर बता दो कितना निकल कर आ रहा है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ जी, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूं बेटा, उत्कर्ष आंखों में छपा जा रहा है। और सही आंसर जो कमेंट करेगा लास्ट में, जो मैं पूछूंगा, उस बच्चे को मैं अलग से स्क्रीनशॉट खींचकर एक डायरी में लिखवा दूंगा जी। ओके, चलिए, अब इसको काट कर मुझे बता दो डेल्टा टीएफ का आंसर कितना आ रहा है। कुछ बच्चों का 0.28 आ रहा है, कुछ बच्चों का 2.2 आ रहा है, कुछ बच्चे का 0.28 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 9.38, ओहो 0.56। काट के देख लो कितनी बार कैसे कैसे कट सकता है, काट के देख लो कितनी बार कैसे कैसे कट सकता है। लो, इसका मैं कमेंट में आंसर पूछूंगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में करके मुझे इसका आंसर बताओ, और मैं चेक करूंगा कितने बच्चों की कैलकुलेशन तगड़ी है। बस मैं गुणा भाग ही पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछ रहा। तो 0.2 के आसपास बच्चे बोल रहे हैं। चलिए, अब आते हैं परासरण दाब पर। परासरण दाब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इस पूरे 100,000% में से। परासरण दाब क्या होता है? जो परासरण क्रिया को रोक दे, वो दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे। परासरण क्रिया क्या होती है? अंगूर का फूलना। पानी में डाल दो अंगूर को, फूल गया, वो परासरण है। है इतना आसान है? ऐसे कैसे? अंगूर को पानी में डाल दो, अंगूर कैसा हो जाएगा? कुछ दिन बाद फूल के मोटू, फूल के गप्पू से हो जाएगा, कुछ दिन बाद क्या, कुछ घंटों बाद ही। इस क्रिया को रोकने के लिए अंगूर के अंदर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो परासरण दाब है। तो परासरण दाब का मतलब जो परासरण क्रिया को रोक दे। जैसे मैं पानी में पड़ा हुआ हूं, पानी मेरे अंदर जाए जा रहा है, मैं फूलता जा रहा हूं, मेरे अंदर कुछ प्रेशर है जो मैं पानी को बाहर छोड़ दूं, तो मेरे अंदर का प्रेशर क्या लगा? पानी रोक दिया, उसको परासरण दाब कहते हैं। तो यानी कि परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक सकता है, परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण क्या चीज है? परासरण दाब कहलाता है, इसको पी से या पाई से दिखाते हैं। अब जरा मैं परासरण क्रिया बता दूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि परासरण क्रिया को रोकने वाले दाब को परासरण दाब कह रहे हैं। लेकिन परासरण है क्या? परासरण को हम तनु विलयन से, किस तरफ के तनु विलयन से, किसके कणों का? सांद्र विलयन की ओर से होकर, सांद्र विलयन की ओर एसपीएम से होकर, यहां पर आएगा एसपीएम से होकर जाना परासरण कहलाता है। अब जरा समझते हैं, पहले इसको मैं बना लेता हूं। मैंने भैया एक बनाया बर्तन, इस बर्तन के बीचों बीच में मैंने एक पतली सी परत लगाई है, इस बर्तन के बीचों बीच में मैंने एक पतली सी परत लगाई है। इस पतली सी परत को मैं एसपीएम बोल रहा हूं।
एसपीएम को क्या कहते हैं हिंदी में? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको एसपीएम, ये यहां लिख दूं, एसपीएम। एसपीएम को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये रहा, ठीक। ये बीच में मैंने परत लगा दी, पतली सी परत। प्याज के ऊपर देखिए पतली सी परत होती है, टमाटर के ऊपर पतली सी परत होती है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, पतली सी परत। मीशो पर इतनी अजीब सी इयरिंग मैंने देखी, मैं सोची ऐसा कौन पहनता है, बट मैं सोचा कि ट्राई करती हूँ कैसा लगेगा मेरे ऊपर, तो मैंने इसको ऑर्डर परत। इसके एक तरफ मैंने भर दिया तनु विलयन। तनु विलयन कौन से होते हैं? जिनकी सांद्रता कम होती है, तनु विलयन। जिनकी सांद्रता कम होती है, पानी ज्यादा होता है, सांद्रता कम वाले, ध्यान रखना, जिसमें नमक चीनी बहुत कम पड़ी होती है, वो तनु विलयन होता है, ठीक है। एक दूसरी तरफ हो गया सांद्र विलयन। दूसरी तरफ कौन सा? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब जिसमें बहुत भीड़ भाड़, जिसमें बहुत सांद्रता होती है, खूब नमक पड़ा होता है, या चीनी वाला घोल है तो खूब सारी चीनी पड़ी होती है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा दिखाई देगा, और ये बहुत हल्का होता है। इसको अगर आप टेस्ट करोगे तो फीका फीका सा लगेगा, इसको टेस्ट करोगे तो नमकीन, बहुत कड़वा, बहुत मीठा, कुछ ऐसा लगेगा, यानी बहुत। तो ये तनु है, ये है सांद्र विलयन। इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, ये कुछ कुछ फीका लगता है, ये बहुत मीठा, बहुत कड़वा, बहुत खट्टा लगेगा, क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा घुली होती है। अब क्या होता है, जब आप इसको ऐसे रोक दोगे ना, तो तनु विलयन से जो विलायक होता है ना, पानी, वो इस तरह भागना शुरू करता है, ऐसे, इस तरीके से। यानी कि जो तनु विलयन होता है ना, तनु डाइल्यूट, जो इसका अंदर पानी होता है, वो किस तरफ भागता है? सांद्र विलयन की तरफ, ऐसे गाढ़े की तरफ भागता है, गाढ़े की तरफ। यानी कि आपने अंगूर डाला पानी के अंदर, अंगूर डाल दिया पानी के अंदर, अंगूर के अंदर है सांद्र विलयन, पानी है तनु विलयन, पानी फीका लग रहा है। अंगूर के अंदर का रस होता है ना, अंगूर को डाल दिया पानी के अंदर, अंगूर हो गया सांद्र विलयन, पानी हो गया तनु विलयन। अंगूर के ऊपर की परत है एसपीएम, तो बताओ पानी कहां जाएगा? अंगूर के अंदर या अंगूर से बाहर? बताओ सरकार, ये बात मुझे बता दो, फिर मैं पंप लगाकर बता दूंगा। ये मैंने बर्तन लिया है, बर्तन में पानी भर दिया है, पानी में मैंने अंगूर डाल दिया है, अंगूर के ऊपर होती है पतली सी परत जिसको हम एसपीएम बोलते हैं। अंगूर का अंदर का रस ज्यादा मीठा है, और बाहर जो पानी भरा है फीका है, यानी बाहर का पानी तनु विलयन है। अंगूर के अंदर का रस ज्यादा मीठा है तो सांद्र विलयन है। तो जो पानी होगा, यानी कि जो जल होगा, वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ भाग रहा है। विलायक के कण, जल का मतलब विलायक, तो जो विलायक के कण हैं, विलायक के जो कण हैं, विलायक, विलायक के जो कण हैं वो तनु से किस तरफ भागेंगे? सांद्र की तरफ। किससे होते हुए? एसपीएम से, पतली परत से होते हुए। तो अंगूर कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, अंदर की तरफ। तो इसी को क्या कहते हैं? परासरण। अंगूर फूल के मोटू सा हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं चाहता कि कोई मेरे सामने टिक पाए, मेरे सामने कोई सांद्र विलयन नहीं, मैं उसको भी तनु विलयन बना दूंगा। तो ये हो गया परासरण। अब बताओ, मैं इसको रोकना चाहता हूं, ये तो हो रहा है, ये तो प्रकृति में होता ही होता है। चने फुला दो, मोटे हो जाएंगे। आप पानी में डाल दो, राजमा मोटा हो जाएगा। आप प्याज डाल दो, थोड़ी सी फूल जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि जब ये यहाँ पर विलायक जा रहा है, पानी जा रहा है सांद्र विलयन की तरफ, और मैं चाहता हूं कि ना जाए, मैं इस प्रक्रिया को रोकना चाहता हूं, मैं बताओ किस तरफ दाब लगाऊं, प्रेशर किस तरफ लगाऊं कि रुक जाए? प्रेशर किस तरफ लगाऊं कि रुक जाए? बताओ सरकार जल्दी से। इस तरफ से पानी आ रहा है, विलायक आ रहा है, पानी का मतलब विलायक इस तरफ से आ रहा है। सांद्र विलयन परेशान हो गया, भैया बस करो, ये परासरण क्रिया रोक दो, मैं नहीं चाहता कि इस तरफ से आए। तो मैं प्रेशर, दाब लगाऊंगा। तो मैं किधर से? ऐसे लगाऊं, इधर से कोई आ रहा है तो मैं ऐसे प्रेशर लगाऊं, या फिर मैं ऐसे प्रेशर लगाऊं? खुद सोच के देखो। अगर इधर से कोई आ रहा है और आपने इधर से ही प्रेशर लगा दिया, धक्का मार दिया, तो ये और भाग जाएगा। विपरीत में लगाते हैं हमेशा, किसी को रोकना है ना, उसके विपरीत दिशा में लगाओ। तो मैं किस तरफ लगाऊंगा? इधर से प्रेशर लगाऊंगा। तो इधर से प्रेशर लगाने के लिए पंप लगाना पड़ेगा, पंप दबा दो,
ऐसे, तो सारा प्रेशर यहां लगेगा और ये पानी नहीं आएगा। तो मुझे किस तरफ प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा? मुझे इस तरफ प्रेशर पंप लगाना पड़ा। किस तरफ? सांद्र विलयन की तरफ। यहां पर एक मैं प्रेशर पंप लगा दूं और मैं यहां पर जैसे ही परासरण दाब करूंगा एक प्रेशर लगाऊंगा और ये आना बंद हो जाएंगे, ये आना बंद हो जाएगा। इसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब कौन सा होता है? वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, उसको परासरण दाब कहा जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई है? ये वाली बात समझ में आ गई है सरकार? ठीक, तो तनु, अब बताना परासरण क्रिया, तनु विलयन से किसके कण? विलायक के कण या विलय के कण? हाँ, अब किसी के बाढ़ में किसी के घर में पानी घुस गया तो पानी को ऐसी तो प्रेशर देकर बाहर फेंकोगे तभी तो रुकना बंद होगा। तो तनु विलयन से विलायक के कण, विलायक का मतलब जल, विलायक के कणों का सांद्र विलयन की ओर एसपीएम से होकर जाना परासरण कहलाता है। इसी परासरण क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब काम करता है। अच्छा, अब परासरण दाब का सूत्र क्या होगा? लो जी, परासरण दाब का सूत्र है पीवी बराबर एनआरटी। अब इसमें किस किस को क्या क्या कहा जाता है? परासरण दाब का सीधा सीधा सूत्र पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां पर पी क्या होगा प्यारे बच्चों? वी क्या होगा? एन क्या होगा? आर क्या होगा? और टी क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। आर क्या होगा और टी क्या होगा? अगर किसी बच्चे को पता है, पी तो सब बच्चों को पता है जी, परासरण दाब है जी। 95 मार्क्स आए थे, अरे वाह गजब विशाल। तो ऐसे बच्चों को कनेक्ट किया करो, जो आप नए बच्चे ना, जो पुराने बच्चे आकर यहाँ पर अपना फीडबैक देकर जाते हैं, जी मेरे 95 थे, 96 थे, तो उन बच्चों से पूछ लिया करो कि भैया कहाँ से हो, कैसे हो, क्या पता आपके घर के पास के ही हो। चलिए, पी क्या होता है प्यारे बच्चे? परासरण दाब, ये तो सब बच्चों को पता है, परासरण दाब, ठीक है। वी क्या होता है? आयतन। वी क्या होता है? आयतन। आयतन ध्यान रखना, ये हमेशा लीटर में लिया जाएगा, हमेशा लीटर में, इसको मिलीलीटर में मत ले लेना, क्वेश्चन गलत होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही गलत होते हैं। एन क्या होता है? मोल, और मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, याद आया? मोल पर भाज जी। टी क्या होता है? तापमान। तापमान को बताओ किस में ले सकते हैं? पढ़े लिखे बच्चे जो जिन्होंने पढ़ लिख लिया है पहले से, जल्दी से बता दो, ताप क्या होता है इसमें? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में? ये होता है केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो प्यारे बच्चे 273 जोड़ देना, बार बार मुझसे मत पूछना। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, तो 1 डिग्री सेल्सियस में 274, 25 डिग्री सेल्सियस में 298, 27 डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन, ये जितने भी है, मतलब डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, 273 जोड़ दो, केल्विन आ जाएगा। परासरण दाब के न्यूमेरिकल में केल्विन ही लगाना, डिग्री सेल्सियस मत लगा देना, नहीं तो चौपाटी हो जाएगा बिल्कुल। एक होता है चौपट हो जाना, एक हो जाना चौपाटी हो जाना, चौपाटी हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको केल्विन में रखना है, कहीं बाद में मुझसे कहो गुरुजी नहीं बताए थे इसलिए हम गलत कर दिए। आयतन लीटर में रखना है। और आर सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, कुछ लोग आर का मान पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या रखवाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। एक बाबूजी कह रहे थे रिडबर्ग कांस्टेंट है। पीवी बराबर एनआरटी में रिडबर्ग कांस्टेंट कहां से आ गया सरकार? ठीक है, और फिर कहते हैं हम केमिस्ट्री के पढ़ा रहे हैं। बच्चों को गलत जानकारी मत दो, खूब पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिडबर्ग कांस्टेंट आर यहाँ इसमें कहां से आ गया? रिडबर्ग कांस्टेंट आता है फिजिक्स में, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, लाइमन बामर बावन, जो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड जो पढ़ते हो, ये तो होता है 109677, ये वाला एन आई स्क्वायर माइनस का फाइनल स्क्वायर, ये वाला आर की वैल्यू जो रखते हैं। समझे बाबूजी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये है आपका विलियन स्थिरांक। ये जहां कहां आता है उसी का ही नाम ले लेता है। गैस में आएगा तो गैस स्थिरांक, विलियन आएगा, विलियन चैप्टर चल रहा है तो विलियन स्थिरांक। ऊर्जा दी होगी, ऊर्जा दी होगी तो इसका स्थिरांक का मान ऊर्जा के पदों में लिया जाएगा। स्पेक्ट्रम चल रहा है तो रिडबर्ग स्थिरांक। और कभी भी ऊर्जा नहीं दे रखी हो, कार्य नहीं दिया हो, तो आप इसका मान 0.0821 ही रखना। एटीएम के लिए, वायुमंडलीय दाब के लिए। कोई कुछ भी कहे कि पीवी बराबर एनआरटी में हम अगर ऊर्जा या जूल या कार्य नहीं दे रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं तो 8.314 रख मत देना, नंबर कट के 0 ही मिलेंगे। और पता नहीं कितने बच्चों के नंबर कटे होंगे उस बात पर, मैं वही देख रहा था। तो इस बात का ध्यान रखना, आर की वैल्यू 0.082। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। 821 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एटीएम के लिए लीटर रखा जाता है, सही बात है, लीटर में रखा जाएगा। प्रति केल्विन, सही बात है, केल्विन में रखा जाएगा। और मोल तो मोल है। लेकिन अगर आप एटीएम में नहीं रखना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि इसको 0.0831 रखा जाए, देख लेना, एटीएम का मतलब वायुमंडलीय दाब। अब मैं प्रेशर की दूसरी यूनिट रख रहा हूं, 0.0831 बार लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। दोनों में अंतर देख लेना, इतना सा अंतर है, दोनों में अंतर देख लेना, इतना सा आया है। ठीक, अच्छा, क्या इसका कोई दूसरा फॉर्मूला बन सकता है? कोई और फॉर्मूला बताओ सर जी।
लो जी, और फॉर्मूला बनाता हूं मैं, काहे टेंशन ले रहे हो। लो जी, मैंने 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 ये जो वी है इसके नीचे भेज दिया। तो मोल बटे आयतन, और मोल बटे आयतन क्या होता है, मोलरता। तो मैंने लिख दिया CRT। सी क्या है यहाँ पर, सांद्रता, और ये सांद्रता कौन सी है, मोलरता वाली। एक फॉर्मूला ये बन गया। अगर मोलरता दे दी हो तो आप डायरेक्ट इसको यहां पर कर सकते हो, पी बराबर CRT। पी बराबर कौन सा, CRT। कहानी क्लियर। अरे देखो, आयतन को उधर भेज दो, मोल बटे आयतन, मोल प्रति लीटर कौन सा होता है, मोलरता ही तो होता है। तो ये वी जैसे ही मैं नीचे लेकर आया, N बटे वी को C लिख सकते हो। C का मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता, इसको क्या बोलेंगे, मोलरता। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो हम N का मान W बटे M भी रख सकते हो, रख दो, मैंने कब मना किया है। एक फॉर्मूला यहाँ भी जनरेट हो जाएगा। लो, PV बराबर भार बटे अणु भार RT। ये भार है W, और ये M क्या है, ये अणु भार है। ये क्या है, अणु भार है। चलो न्यूमेरिकल पर आ जाएं सरकार। ओहो, मेरा ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड नहीं होते कभी बच्चे और स्टूडेंट कभी ओल्ड थोड़ी ना होते हैं, आपका स्टूडेंट। चलो न्यूमेरिकल करें। 3 फॉर्मूले बताओ कितनी जल्दी याद कर लोगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। और एक बार सभी बच्चे दम लगाकर फिर से आ जाइए, लास्ट चल रहा है, दम लगाकर हिस्सा। एक बार फिर से सभी बच्चे आ जाएं। ओके, ये हुई ना बात, खाना पीना खाकर। और देखो मैं तो अभी खाना भी नहीं खाया है, 6 बजे से नॉन स्टॉप 3.5 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूं, और अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। लो जी, क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये रहा। हम कैल्शियम क्लोराइड वाला अभी नहीं करेंगे, ये तो क्वेश्चन आगे है। ये क्वेश्चन तो इसके लिए होगा, 1/2 गुणांक के लिए, यहां पर आगे ये क्वेश्चन यहां पर आएगा, यहां पर आएगा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलो जी क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन लिख दूं। लो, ध्यान से आराम से करना। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोलर, यानी मोलर था 0.1 मोलर यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। परासरण दाब ज्ञात करें। लो, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है और आप मुझे जल्दी से बता दो इसका सटीक आंसर। 27 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता दे रखी है, सी का मान दे रखा है, और परासरण दाब पूछ रहा है P। तब तक आप इसको रखो, मैं थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लूं, आपकी आज्ञा हो तो। ओके, चलिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे फॉर्मूला बता दो। है, आंसर भी आ गए, आंसर भी आ गए। किसी का 2.4 आ रहा है तो किसी का 24.6 आ रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं किसका आंसर सही आ रहा है जी। ठीक, देखो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में बदल दो। तो अगर कैल्विन में बदलोगे तो 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 273 जोड़ोगे तो 300 कैल्विन, आप ये रखोगे ये। ठीक, फिर सांद्रता दे रखी है कितनी, 0.1 मोलर। आर का मान सबको पता है 0.0821, यूनिट आपको ही पता है ATM, लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। निकालना क्या है, परासरण दाब। जब इतना सारा सब कुछ आपको पता ही चल गया है तो P बराबर CRT रख दीजिए। कौन सी आफत आ गई है, P बराबर CRT। ठीक है सरकार। और उन 2600-2700 बच्चों को मेरा सल्यूट है जो शुरू से लगातार लगे पड़े हैं, दम लगाकर हिस्सा वाली बात। P कितना है, ये रहा, C कितना है, और उन सब बच्चों को सल्यूट है जो इसको क्लास को बाद में देखेंगे। 0.1, 0.0821 और T 300। जब मैं 0.1 के साथ 300 की गुणा करूंगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस 30 को मैं 10 की गुणा इसमें कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0.821 गुणा 3। अब इसमें इसकी गुणा कर दो तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 8 24, 3 के बाद पॉइंट, तो 2.463 वायुमंडलीय दाब। ATM किसी बच्चे का आ रहा है तो गजब आ रहा है। इसी बात पर एक पॉइंट पर ही एक नंबर उड़ जाता, एक पॉइंट पर एक नंबर उड़ जाता अगर मैं पॉइंट इसको इधर खिसका देता तो। ठीक है सरकार, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके जी, लो जी, उत्क्रमणीय परासरण क्या होता है। उत्क्रमीय या उत्क्रमणीय या उत्क्रम परासरण, विपरीत परासरण, विलोम परासरण कहा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा एक बताओ, बहुत लोगों का सुना होगा कि RO पानी पीने से है ना दिक्कतें हो जाती हैं, बताओ कौन कौन लोग ऐसा कहता है। और RO पानी किसके काम में आया था, जल्दी से बता दे सरकार। ये जो धूल धूल हो गई थी, बताओ। RO रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्टकट नेम देखा होगा, एक बड़ा सा वो लगा देते हैं टंकी के ऊपर, एक इतना बड़ा सा डब्बा सा, प्लास्टिक का डब्बा सा, उसके अंदर ऐसे वो लगे होते हैं,
पैनल, उसमें से गर्म गंदा पानी आता है टंकी का, साफ पानी निकल जाता है। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, परासरण का उल्टा कर दो। सांद्र विलयन गंदा पानी, तनु विलयन साफ पानी। अब बताओ प्योर वाटर किस तरफ से आएगा, गंदे पानी से। गंदे पानी से साफ पानी एसपीएम से होते हुए कहां चला जाता है, शुद्ध पानी की तरफ। उल्टा कर दो, पहले तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जा रहा था जल, अब सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ जल जाएगा, जिससे पानी साफ होता चला जाएगा। गंदा पानी से साफ पानी की तरफ जल निकलता रहेगा। तो आपके स्कूल में या घर पर आरओ है तो कमेंट करके बताना। करके बताना। तो सांद्र विलयन से विलायक के कण तनु विलयन की ओर एसपीएम से होकर जाते हैं, जो परासरण दाब से अधिक होने पर होता है। अगर आपने परासरण दाब लो जी, ऐसे मैंने एसपीएम लगा दी, ठीक है। यहां पर ले लिया मैंने साफ पानी, साफ पानी को मैं कहूंगा तनु विलयन। शुद्ध जल, शुद्ध जल थोड़ा सा भर लेते हैं। यहां पर आपने पंप लगा रखा है प्रेशर के लिए। यहां पर कौन सा सांद्र विलयन, ये एसपीएम है ऊपर, ये कौन सा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कौन सा है, अशुद्ध जल। सांद्र विलयन कौन सा है प्यारे बच्चों, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, गंदा पानी। यहां पर परासरण दाब से ज्यादा प्रेशर लगा दो तो अब उल्टा होने लग जाता है। जब परासरण दाब से ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो अपोजिट होने लग जाएगा। जब परासरण दाब से अधिक आप दाब लगा दोगे तो ये प्रक्रिया उल्टी होने लग जाती है, अपोजिट होने लगती है। अब गंदे पानी से जो पानी है वो साफ पानी की तरफ जाएगा, गंदे पानी से शुद्ध जल साफ जल की तरफ भागेगा, और यहां पर आप उसको बैठ के पीते रहते हो। यानी मान लो ये कौन सा जल है, ये मान लो टंकी का पानी है। टंकी के पानी में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, तो वो क्या है, सांद्र विलयन है। जैसे मैं इस तरफ प्रेशर बढ़ाता हूं तो उसमें से साफ पानी तनु विलयन की तरफ जाना शुरू करता है, और पानी कैसे हो जाता है, साफ होना शुरू हो जाता है। तो जल का शोधन इसी से ही होता है, जिसको मैं उत्क्रमणीय परासरण कहता हूं। उसको मैं क्या कहता हूं, उत्क्रमणीय परासरण कहता हूं। बताओ किस किस को ये कंसेप्ट समझ में आया। ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए एक कोई पनीर है, पनीर के अंदर पानी है, तो उसको ऐसे कपड़े में डालकर उसको दबाते हैं, प्रेशर से ज्यादा दबाते हैं तो साफ पानी निकल जाता है। वही मैं बता रहा हूं, ये हो गई सारी कहानी, जिसको हम आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। एसपीएम की बच्चा फुल फॉर्म पूछ रहा है, एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ओके जी। अब यहां पर तीन तरीके के परासरण दाब के हिसाब से विलयन होते हैं। आइए बताते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक बर्तन, इसके बीचों बीच में मैंने लगा दिया है एसपीएम, इस तरफ मैंने विलयन नंबर 1 और इस तरफ मैंने विलयन नंबर 2 डाला। कुछ देर बाद देखा तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों का दोनों लेवल एक जैसा है। एक बर्तन लिया, बर्तन के बीचों बीच में एसपीएम लगा दिया, 2 विलयन डाल दिए। बहुत देर तक देख रहा हूं कोई ना ऐसे बढ़ रहा है ना कोई ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि ना इस तरफ जलाया है ना इस तरफ जलाया है। तो आप बताओ, सोच कर बताओ क्या कहोगे, क्या दोनों में से कोई तनु कोई सांद्र है क्या? कोई चेंज नहीं। सोच के देखो, जब कोई विलयन में चेंज ही नहीं है, परासरण दाब लगेगा नहीं, दोनों तरफ बराबर है। कोई ना तनु है ना कोई सांद्र विलयन है, ना ये तनु है ना ये सांद्र है ना ये सांद्र है, दोनों की सांद्रता बराबर है, कोई ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, किधर भी पानी बह नहीं रहा। तो तनु नहीं है ना कोई सांद्र है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर का मतलब इनके परासरण दाब बराबर हैं, कोई किसी तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो इनके क्या है, परासरण दाब बराबर हैं। इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले को एक साथ क्या बोलेंगे, इनको कहते हैं समपरासरी विलयन। जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासरी विलयन कहा जाता है। यानी कि अगर परासरण दाब समान है तो समान ताप पर उनकी सांद्रता भी समान होगी, समान ताप पर C1 बराबर C2, यानी कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, एसपीएम के दोनों तरफ दोनों एक जैसी रहें, तो कोई बदलाव ही नहीं है, परासरण दाब समान है, कोई किसी तरफ बढ़ ही नहीं रहा, तो उसको क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। बच्चे कहेंगे सर इसकी परिभाषा, कौन बच्चा इसकी परिभाषा बताएगा? इसकी परिभाषा है वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, नाम से देख लो, समान होते हैं क्या, परासरण दाब, उनको समपरासरी विलयन कहा जाता है। लिखना चाहो लिख लो, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासरी विलयन कहा जाता है। बात समझ रहे हो? 2 शरबत हैं, बराबर मीठे शरबत हैं, दोनों को डाल दिया, बीच में एसपीएम डाल दी, कोई किसी तरफ जाएगा नहीं, दोनों की टक्कर एक जैसी है। और इसको इंग्लिश में भी एक नाम दिया गया है, लोग उसको हिंदी में लिख देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब
समान होते हैं, समपरासरी, समपरासरी, समपरासरी विलयन कहते हैं या कहलाते हैं, कहलाते हैं। लेकिन अगर इनमें से भी किसी ने हरकत की होती, कोई एक घटना शुरू हो जाता और अगर एक बढ़ना शुरू हो जाता, एक का परासरण दाब कम होने लग जाता, एक का परासरण दाब ज्यादा होने लगता, उस केस में बदल जाते। उस केस में क्या हो जाता? उस केस में ये हो जाता, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां पर मैंने एसपीएम लगा दिया, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, अगर इसका लेवल घट गया, इसका लेवल बढ़ गया, यानी कि इसका परासरण दाब अधिक हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? यानी कि P1 अगर कम हो गया किससे? P2 से। अगर P1 इसका प्रेशर कम हो गया और इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, P1 छोटा हो गया, P2 ज्यादा हो गया, तो मैं P1 वाले को क्या नाम से जानूंगा? P1 वाले को जानूंगा मैं न्यून परासरी विलयन। न्यून परासरी, न्यून का मतलब होता है कम, न्यून परासरी विलयन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ज्यादा लेवल बढ़ गया, जिसका ज्यादा लेवल बढ़ गया, उसको बता सकते हैं हम किस नाम से जानेंगे? उसको हम किस नाम से जानेंगे? 30% बैटरी है तो लगा लो बेटा चार्जिंग पर। सर ये टॉपिक क्लास में बेटा टॉपर 2.0 बैच तो चल रहा है अभी, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट होगा वो लास्ट के 2 दिन में से ही पढ़ाऊंगा, ये चलेगा और इसका आगे चलेगा बस 1/2 गुणांक, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहां समझ लीजिए, जिसका प्रेशर कम न्यून परासरी विलयन, जिस विलयन का प्रेशर ज्यादा उसको कहते हैं अति परासरी। अति का मतलब ज्यादा कर दियो भैया, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन को हाइपरटोनिक बोला जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जिसका परासरण दाब कम न्यून परासरी विलयन, जिसका परासरण दाब ज्यादा अति परासरी विलयन, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है सरकार, ओके। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक वांट हाफ गुणांक पर। और वांट हाफ गुणांक से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, आओ जरा देखते हैं। देखो, कभी आपने देखा है कभी किसी चीज को डाल देते हैं तो प्लस माइनस में टूट जाता है। जैसे मैं नमक को डाल दूं पानी में, तो बताओ नमक का क्या होगा, NaCl का क्या होगा? बताओ सरकार, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। और बस 10 मिनट का खेल है सारा, 10 मिनट का खेल है। तो जैसे ही मैंने नमक को डाल दिया, Na+ और Cl- में टक्के से टूट कर अलग हो जाएगा। कौन बताएगा इसको? ये बताएगा वांट हाफ गुणांक। मैंने किसी को चीज को डाल दिया पानी के अंदर और वो आपस में जुड़ने लग गई, कौन बताएगा? ये बताएगा। तो वांट हाफ गुणांक क्या बताता है? ये बताता है कोई चीज पानी में डालो, ये वो टूट गई प्लस माइनस में, या आपस में जुड़ गया या कुछ नहीं हुआ, उसको वांट हाफ गुणांक बताता है। बस इतना दिमाग में रख लो, यही होता है। इसको बस लिख दो, हो गया वांट हाफ गुणांक। कौन सी आप बता गई? वांट हाफ गुणांक, जिसको हम आई से बोलते हैं, किसी पदार्थ की विलयन में, यानी पानी के अंदर विलयन के अंदर वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। शुद्ध हिंदी लिख दी, इसी वजह से बच्चा परेशान हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल हिंदी बोलते तो बड़े आराम से निकल जाता। किसी पानी के अंदर या विलयन के अंदर किसी पदार्थ को डालो, अगर वो टूट गया, वो जुड़ गया, तो उसको कौन बताएगा? वांट हाफ गुणांक बताएगा, आई का मान बताएगा। अब कैसे बताएगा? ऐसे बताएगा, अगर आई का मान, अगर आई का मान, 3 स्थिति है, जरा 3 स्थिति को ध्यान से देखेंगे। अगर हमने किसी चीज को पानी में जंप करा दिया या किसी चीज में जंप करा दिया, उस पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे मैं हूं, मैं जाकर कूद गया और मैं बड़े आराम से पानी में, ओहो मजा आ रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, ना मैं टूटा हूं ना मैं जुड़ा हूं, तो आई का मान 1 होगा। अगर आई का मान 1 आया, आपसे पूछा आई का मान 1 है, तो आप सीधा बोल दो भैया ना तो वो टूटा है ना वो जुड़ा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब किस पे फर्क नहीं पड़ता? जैसे कुछ नाम में लिख रहा हूं, उनका आई का मान हमेशा एक ही होता है। यूरिया, जो कार्बनिक वाले होते हैं, ग्लूकोज, इनका आई का मान हमेशा एक ही रहेगा। ध्यान रखना, ज्यादा कम नहीं होता इनका, ना ये टूटते हैं ना जुड़ते हैं, ये घुलते हैं बस, प्लस माइनस में ना टूटते हैं ना ये आपस में कोई दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। चीनी, चीनी कौन सी? सुक्रोज, चीनी कौन सी? सुक्रोज। ये 3 आप याद रखो, यही आपके सिलेबस में हाहाकार मचाए रहते हैं। आई का मान 1। अच्छा, अगर आई का मान 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब समझ जाओ वो चीज टूट चुकी है। अगर आई का मान 2 है, 3 है, 2.5 है, 4 है, तो समझ जाना वो चीज प्लस माइनस में टूट गई होगी। और अगर आई का मान 1 से कम है तो उसका क्या हुआ होगा? संयोजन हुआ होगा। उसका क्या हुआ होगा? संयोजन हुआ होगा। बताओ याद रहेगा? चलो बताना मुझे, बताना जरा सरकार मुझे। मैं कोई खाली पेज ऊपर से लिया हूं पहले, कोई खाली पेज बचा ही नहीं है, मिल गया। चलो बताओ, मैं खाली पेज पहले लिया रहा हूं, 1 सेकंड बस, जल्दी जल्दी आ जा, खाली पेज। ओके ओके, और ये खाली पेज आने वाला है, ओम भट स्वाहा। ठीक, तो वांट हाफ गुणांक तक हम पहुंच गए। और आप मुझे बताना, अगर आई का मान 0.5 है तो क्या होगा, और आई का मान अगर 2.5 है तो क्या होगा, आई का मान 1 है तो क्या होगा? ये तीनों पे बता दो जल्दी से।
चेक तो कर लूं, चेक तो कर लूं। आई का मान 0.5 है। अच्छा, आई का मान 0.5 है, एक से तो कम है, एक से कम है, तो एक से कम है तो संयोजन। ये आपसे मैं चेक करवा रहा हूं बस, और कुछ बात बड़ी बात नहीं है। आई का मान एक से ज्यादा आ रहा है, 2.5 है, एक से ज्यादा, ये तो एक से ज्यादा है तो कौन सा वाला होगा, वियोजन। एक से ज्यादा है तो क्या होगा, वियोजन। और आई का मान 1 आ गया, आई का मान 1 आ गया है, तो ना तो संयोजन ना वियोजन, ना संयोजन ना ही वियोजन। अच्छा जी, अब कहने का मतलब ये, अगर आई की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप इस तरीके से निकालिए। आई का मान संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या, बाद में देखो कितने कणों की संख्या है, बटे संयोजन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। अच्छा, मतलब बाद में कितने कणों की संख्या है और पहले कितने कणों की संख्या है, ये है ना। हाँ जी, ये वाली बात। जैसे एग्जांपल NaCl बराबर Na प्लस और प्लस Cl माइनस। देखो पहले पूरा का पूरा 1 है, शुरुआत में देखो पहले शुरुआत में ये पूरा का पूरा एक ही तो फॉर्मूला है। ये कितने हिस्सों में टूट गया, ये Na प्लस में टूट गया, ये Na प्लस में एक बार ये टूट गया और एक बार ये Cl माइनस में टूट गया। तो बाद में मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। शुरू में कितना था, 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका आई का मान बताना, इसका आई का मान बताओ कितना होगा जी। पहले नीचे आएगा, पहले कितने कण थे, इतने ही तो थे पहले, NaCl पूरा का पूरा एक ही था। बाद में कितने कण हैं, बाद में भैया Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, 2 दिख रहे हैं मुझे तो अलग अलग। तो मैं अगर आई का मान निकालूंगा तो बाद में कितने कण हैं, 2, पहले कितने, 1 थे, आई का मान कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन ये तब है जब आप 100% किसी चीज को तोड़ देते हो, 100% वियोजन। 100% अगर पूरी तरह से निपटा दोगे तो ये फॉर्मूला आपका सीधा सीधा लग जाएगा। ओके जी, ये बात हमारी समझ में आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूं वांट हाफ गुणांक के साथ अणु संख्या गुणधर्म। इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर एक हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक आएगा आपका अब सामान्य अणुभार, बस इतना सा। तो क्या आपके पास जो अणु संख्या गुणधर्म थे 4, ये वाला P0b माइनस P बटे P0b बराबर x है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, डेल्टा TB बराबर KB गुणा मूललता क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TF बराबर KF गुणा मूललता हिमांक में अवनमन, PV बराबर nRT परासरण दाब। क्या इसमें वांट हाफ गुणांक काम का है, क्या वांट हाफ गुणांक यहां पर फॉर्मूले में ऐड हो सकता है, क्या वांट हाफ गुणांक इन चारों फॉर्मूले में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जिस न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दिख जाए जो प्लस माइनस में टूट सकता है, या फिर न्यूमेरिकल में कहीं वियोजन या संयोजन जैसा कोई शब्द हो, तो आप इनके फॉर्मूले में आई का मान लगाओगे। ये कब लगाते हो, ये तब लगाते हो जब कोई पदार्थ वियोजित या संयोजित हो सके, वियोजित या संयोजित हो, तब आप इनके फॉर्मूले में आई का मान लगाओगे। संयोजित हो यानी कि मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे पता करोगे। इनके तो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं, आई का मान कब लगाओगे, ट्रिक न्यूमेरिकल में कहीं भी अगर ये शब्द दिखाई दे जाए, वियोजन ये वाला शब्द या फिर संयोजन, ऐसे अगर कोई शब्द दिखाई दे जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अभी मैं बता रहा हूं कौन सा। और ऐसा कोई न्यूमेरिकल में ऐसा कोई फॉर्मूला नजर आए, अणु सूत्र नजर आए जो प्लस माइनस में टूट सके, जैसे KCl, NaCl, NaOH, KOH, CaCl2, कोई ऐसा आपको फॉर्मूला दिख रहा हो जो प्लस माइनस में टूट जाए, आप ये वाला लगाओगे। तो वांट हाफ गुणांक इसके इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरफ मोल आते हैं, मोल वाले, तो इस तरफ I x है मोल प्रभाज, I गुणा KB मोललता, I गुणा KF मोललता और I मोल गुणा RT, यानी कि दाईं तरफ I यानी कि वांट हाफ गुणांक लग जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला बनकर आ जाता है। एक क्वेश्चन में करा के दिखाता हूं कि आई वाला फॉर्मूला कब लगाना है। आई वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब इनमें से कोई शब्द या फिर कोई आपका ऐसा फॉर्मूला हो जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये टूट सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को, अब देखो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड है, इसको देखकर आपको क्या फील हुआ, कैल्शियम क्लोराइड, भैया कैल्शियम क्लोराइड तो टूट सकता है। कैल्शियम में और क्लोरीन में कोई भी क्लोरो या ब्रोमो या OH वाला चीज दिख जाए, तोड़ दो उसको, ये तो टूट सकता है। जैसे NaCl टूटता है ऐसे ही CaCl2 टूट जाता है। अच्छा, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 2 लीटर विलियन में 27 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया। विलियन का परासरण दाब, अब बच्चे पता परासरण दाब है जी, सूत्र तो हमें पता है, PV बराबर nRT। तो बताना कौन सा सूत्र लगाओगे, PV बराबर nRT वाला लगाओगे, यानी कि W ये वाला W बटे MRT, या फिर I वाला PV बराबर IW बटे MRT, जल्दी से बता दो। ये टूट जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड टूट गया तो 1 बार कैल्शियम और 2 बार क्लोरीन देगा। इसका मतलब ये 1 बार ये 2 बार, टोटल कितने हो गए 3। कौन सा वाला लगाओगे, ये पहला केस का, दूसरे केस का, ये वाला। क्यों, ये क्यों लगाया, मुझे दिख गया भैया टूट सकता है, NaCl दिखाई दे, KCl दिखाई दे, Ki दिखाई दे, जो प्लस माइनस में टूट सकता है, लेकिन यूरिया, ग्लूकोज, चीनी ये नहीं टूटती, तो उसमें सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। अब बात समझ में आई, हाँ जी। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले यहां देख लो, ये शुरू में कितना था 1, बाद में कितना 3, आई का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, PV बराबर I W बटे MRT,
पी कितना है भैया निकालना है, वी कितना है 2 लीटर, आई कितना मान 3, डब्ल्यू कितना 111, कैल्शियम क्लोराइड का बाहर निकाल लो, कैल्शियम क्लोराइड का बाहर निकाल लो। तो कैल्शियम का होता है 40, 35.2 गुणा 35.5 गुणा 2 71, ये कितना हो जाएगा 111। आर का मान 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लो कितना 300 केल्विन, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 300, काट कूट के बताओ आंसर कितना आ रहा है। इससे इसको काट दिया, इसको काट दिया भैया कितना 150 आ गया, 150 की गुणा 3 में करें 15 45, तो यानी कि 0.0821 15 45 450 गुणा करके प्रेशर का मान बता दो जल्दी से, गुणा करके जल्दी से इसका मान बता दो।